देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने तो दूसरी सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने अमित शाह का संसद भवन के अंदर आना दूभर कर रखा है और संसद भवन के अंदर होने के बावजूद अपने राज्य मंत्रियों से बिल पेश करवाने के लिए भेज रहे हैं अमित शाह। दोस्तों इसके बाद बताएंगे कैसे डर और खौफ का पूरा माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर सोनिया गांधी का चढ़ा पारा दोस्तों, और यहाँ तक बोल गई कि खुद को माफ कर ले नरेंद्र मोदी। बताएंगे किस बात को लेकर है जोरदार तरीके का गुस्सा दोस्तों। और तमिलनाडु से थालापति विजय ने भेजा है क्लियर कट मैसेज, 543 सीटों पर लागू करे महिला आरक्षण। एक सुर में विधानसभा से प्रस्ताव तक पारित करवा दिया गया है। इसी के साथ में देश भर के अंदर शिक्षा के मामले को लेकर दूसरे राउंड का अभियान शुरू होने जा रहा है। स्कूल ठीक करो अभियान बताएंगे कब से होगा शुरू और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी जी एकदम सही बोल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरों को ज्ञान बांटने और दूसरों को माफी बांटने की जगह खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए और मनमोहन सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी के लिए माथा टेकना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक तरफ संसद भवन के अंदर अमित शाह को लेकर जोरदार तरीके का घमासान जारी है दोस्तों। अमित शाह संसद के कैंटीन के अंदर आते हैं, संसद के गलियारे में मौजूद रहते हैं और दूसरे संसद के सारे क्षेत्रों में मौजूद रहते हैं, लेकिन एक जगह दिखाई नहीं देते और वो संसद का सत्र जहां चल रहा है, यानी संसद की कार्रवाई जहां पर हाउस में चल रही है वहां दिखाई नहीं देते दोस्तों। यानी अपनी जगह पर अपने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और दूसरे व्यक्ति को भेजकर बिल पेश करवाते हैं, क्योंकि अमित शाह को डर सताता है कि अगर वो खुद चले गए तो उनको जोरदार तरीके का विरोध का सामना करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि अमित शाह कितने ज्यादा डरते हैं दोस्तों। खौफ है इंडिया गठबंधन का अमित शाह के शक्ल पर दिखाई देता है दोस्तों। बीते दिन भी अमित शाह संसद में मौजूद रहने के बावजूद संसद सत्र में शामिल नहीं हुए दोस्तों। इससे पता चलता है कि अमित शाह को इस बार पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन का खौफ क्या होता है और इसीलिए कन्नी काट काट कर भाग रहे हैं दोस्तों। ये तो पूरा मामला राहुल गांधी और अमित शाह का चल रहा है, लेकिन सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा निशाना साधा है दोस्तों जो मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि अगस्त 2026 में भारतीय राजनीति में एक बार फिर से वो मामला सामने आता है जब एक पुराने और ऐतिहासिक अध्याय एक बार फिर से देश के सामने गरमा गया दोस्तों। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया दोस्तों। इस मामले को धीरे धीरे करके दबा दिया गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने इस मामले को लेकर एक पूरा लेख लिखा दोस्तों और नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए सोनिया गांधी ने अपने लेख के अंदर यानी अखबार में लिखे गए लेख के अंदर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री इन दिनों छात्रों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ की गई अपनी अमर्यादित टिप्पणी के लिए खुद को माफ कर देना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चलाया गया अभियान पूरी तरीके से सुनियोजित और योजनाबद्ध था। ये नौकरशाही से लेकर मीडिया और एक वर्ग और न्यायपालिका, नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और संघ भाजपा से जुड़े लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को ताड़ ताड़ किया। वर्षों तक चलाया गया पूरा अभियान बेबुनियादी क्रूसेड आखिरकार शून्य साबित हुआ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह हर पैमाने पर निष्कलंक और निर्दोष साबित हुए। इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक शांत, सौम्य लेकिन देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री में से एक के रूप में याद रखेगा। उनकी ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही का रिकॉर्ड वर्तमान सत्ता के कामकाज से पूरी तरीके से विपरीत है। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के 2017 के विवादित बयान को लेकर फिर से जिक्र किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2017 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विवादित बयान दिया गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को रेन कोट पहनकर नहाने की कला वाला व्यक्ति बता दिया गया। सोनिया गांधी ने इस बयान को याद दिलाते हुए कहा कि भारतीय संसदीय इतिहास का यह सबसे निचला और दुखद स्तर का बयान था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये केवल एक इत्तेफाक नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर साहब की छवि को धूमिल करने के लिए अभियानों के सबसे मुखर समर्थक में शामिल थे। आत्मचिंतन को लेकर सोनिया गांधी ने लिखा कि दान की तरह आत्मचिंतन भी घर से ही शुरू होना चाहिए। आखिरकार डॉक्टर सिंह पर हमला करके शानदार शासन के रिकॉर्ड से देश का ध्यान भटकाने की एक हताशा कोशिश मात्र थी। फिर वो कहती है कि हाल ही के दिनों में छात्रों के आंदोलन और प्रधानमंत्री के द्वारा छात्रों के प्रति व्यक्त किए गए कुछ विचारों के संदर्भ को जोड़ते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री इन दिनों छात्रों को अपने ऊपर हमला करने के लिए माफ कर रहे हैं, इसलिए शायद वे इस मौके का इस्तेमाल करके डॉक्टर सिंह के खिलाफ अपने अशोभनीय बदनामी के लिए खुद को माफ करने के लिए भी आगे आ सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपने आप को माफ कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां की थी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
तमिलनाडु से थालापति विजय का मैसेज एकदम क्लियर कट है दोस्तों, यानी दिल्ली में बैठे मोदी शाह को स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है कि तमिलनाडु का एक सांसद डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के कानून पर बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने ली है। दोस्तों विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पेश किया गया और केंद्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या को स्थायी रूप से 543 तक सीमित करने की अपील की गई, यानी किसी भी तरीके के परिसीमन पर रोक लगाने की मांग की गई। थालापति विजय ने 2029 में होने वाले आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव को लेकर कहा कि लोकसभा की जो मौजूदा स्थिति है 543 सांसद है उसी को रहना चाहिए और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण इस 543 के नंबर में किया जाना चाहिए, यानी 543 से ज्यादा सीटें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे में विजय के द्वारा महिलाओं के न्याय की मांग की गई है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि थालापति विजय ने जब ये प्रस्ताव दिया तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने इस पर चर्चा करवाया और उदयनिधि स्टालिन ने टीवी के सरकार के परिसीमन प्रस्ताव का समर्थन करने की घोषणा की। दोस्तों उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरीके के परिसीमन में तमिलनाडु की लोकसभा में हिस्सेदारी को कम करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग इसका डंके की चोट पर विरोध करेंगे। यानी थालापति विजय के प्रस्ताव पर डीएमके ने समर्थन किया, जो अपने आप में पहली बार ऐसा सदन के अंदर हुआ है। लेकिन तमिलनाडु से मैसेज क्लियर कट है बीजेपी वालों के लिए कि वो कितनी कोशिश कर ले, तमिलनाडु के जितने भी सांसद है वो परिसीमन बिल के खिलाफ विरोध करेंगे। बीते दिन भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ देश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी के कारण असली मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कभी नीट पेपर लीक के मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया तो अब दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने देशव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान की घोषणा की है। दोस्तों सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है। उन्होंने माता पिता से बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करने और सरपंचों से ग्रामीण स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेने की अपील की है। दीपके ने हिंगोली से पहल करते हुए इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि हम लोग 15 अगस्त से हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ हम अपने गांव के स्कूलों को ठीक करने का अभियान चलाने जा रहे हैं, यानी स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि हमने नई संसद बनाई है, नया प्रधानमंत्री का आवास बना है, हम नए स्कूल क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्या हम किसानों और मजदूरों के बच्चों को अपने देश के भविष्य नहीं मानते? इसका जवाब बीजेपी की सरकारों को देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर कम से कम मुद्दे ऐसे उठाए जाने चाहिए जो आम जनता से जुड़े हुए हैं और स्कूल शिक्षा व्यवस्था ये सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं जिसमें कन्नी काटने का सीधा मतलब ये है कि ये लोग वास्तविकता से अपना मुंह चुरा रहे हैं। साथ ही साथ FCRA बिल जेपीसी में भेजा गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमित शाह संसद के अंदर आकर जवाब नहीं दे रहे थे और FCRA बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जेपीसी में भेजना पड़ा क्योंकि विपक्ष भी चाहता था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अमित शाह होंगे तभी जाकर चर्चा होगी, लेकिन अमित शाह ने नित्यानंद राय को भेज दिया था। ऐसे में जेपीसी का विरोध जगह जगह पर देखने को मिला दोस्तों, और बल्कि 3 मुख्यमंत्रियों ने अमित शाह को इस मामले पर फटकार लगाई थी और कहा था कि उनके क्षेत्र में उनके राज्य के अंदर इस मामले को लेकर बड़ा विरोध हो सकता है, चाहे मेघालय हो या फिर नागालैंड हो या मिजोरम हो। तो उसके बाद अब बीजेपी पर दबाव बना तो अमित शाह इस बिल को पेश करने के लिए नहीं आए दोस्तों, और टेबल करते हुए नित्यानंद राय ने जेपीसी को भेज दिया है। तो अब ये जेपीसी में चर्चा का विषय बनेगा, वहां पर सही से चर्चा की जाएगी और अगले सत्र में यानी शीतकालीन सत्र में इसको वापस लाया जाएगा। हो सकता है तब चर्चा की जाए, गहन चर्चा की जाए, लेकिन तब तक अमित शाह अगर माफी नहीं मांगेंगे तो मामला तभी आगे बढ़ता ही रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि FCRA बिल जेपीसी में भेजा गया, इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी वालों में हिम्मत नहीं है कि वो इस पर चर्चा करवा पाए। मामले पर कहीं ना कहीं खुद का अलग से रास्ता बनाने की कोशिशें की जा रही है। साथ ही साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चर्चिल आलेमाओ ने कहा कि वो अब राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आलेमाओ ने संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव बेनोलिम विधानसभा सीट से लड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और गोवा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री आलेमाओ ने कहा कि हम राज्य को बीजेपी के चंगुल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार के अंदर छात्रों के मामले को और आगे बढ़ाने जा रही है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि विशाल राजभवन मार्च का ऐलान किया गया है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्टर जारी किया है जिसमें तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। 19 अगस्त को विशाल राजभवन मार्च निकाला जाएगा। छात्रों के हित की रक्षा के लिए, युवाओं की नौकरी और रोजगार के लिए, निरंकुश सरकार की जवाबदेही के लिए और सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया के विरुद्ध विशाल राजभवन मार्च निकाला जाएगा। 19 अगस्त को राजभवन पहुंचेंगे क्योंकि तानाशाह सरकार आपके बच्चों के भविष्य को निगल जाएगी। तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे दोस्तों, जो काफी दिनों के बाद नजर आने वाले। उम्मीद है कि उनकी ये सभा, उनका जो ये मार्च है, ये पूरी तरीके से सफल होगा दोस्तों, क्योंकि राज्य के अंदर विपक्ष धीरे धीरे करके एकजुट होता हुआ नजर आता है। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ
जब से दिल्ली के अंदर छात्रों का आंदोलन सफल हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, बीजेपी वाले दूर भी लगाकर देख रहे हैं कि विपक्ष के कौन से राज्य के अंदर पेपर लीक हो गया। तो ऐसे ही पंजाब को लेकर बीजेपी के आईटी सेल का जो हेड है अमित मालवीय, वो दावा करता है रिपब्लिक यानी अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल को दिखाते हुए, उसके रिपोर्टिंग को दिखाते हुए कि पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ है। इस तरीके के दावे किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब पता चलता है कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं तो लोगों ने इनको फटकार लगानी शुरू कर दी। यानी बीजेपी का आईटी सेल का हेड अमित मालवीय कहता है कि हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है। लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि कहीं भी कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने कहा कि मिड एग्जामिनेशन चीटिंग हुआ है, यानी परीक्षा के दौरान नकल करवाई गई है। पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग नकल करवाने या नकल करने और पेपर लीक होने दोनों में जमीन आसमान के अंतर को समझ नहीं पा रहे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस तरीके की अफवाह फैलाने वाले बीजेपी के आईटी सेल के हेड के बारे में। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेहर जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन आक्रोश रैली में किसान विरोधी नीति और किसानों की समस्या को लेकर अमरपाटन के विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी और स्थानीय किसान लोग पहुंच गए। दोस्तों इस दौरान जिला के प्रभारी गुरमीत सिंह और जिला अध्यक्ष धर्मेश घई के साथ कई और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सबने मिलकर यह ज्ञापन सौंपा है और आने वाले दिनों के अंदर किसान के लिए राहत की मांग की गई है। साथ ही साथ दोस्तों जस्टिस वर्मा के खिलाफ चलेगा महाभियोग। एनडीए गठबंधन के कई सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। संसद में प्रस्ताव लाने के लिए 100 सांसदों की जरूरत होती है। लोकसभा में महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए 100 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होता है। राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होता है। सरकार विपक्षी सांसदों के भी हस्ताक्षर चाहती है। दोस्तों विपक्षी दलों की सहमति के लिए जल्द शुरू होगी बातचीत, यानी सरकार चाहती है कि महाभियोग चलना चाहिए। जज के खिलाफ यशवंत वर्मा के खिलाफ अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की यशवंत वर्मा 15 करोड़ रुपए के मामले को लेकर पकड़े गए हैं और ये कोई छोटा मोटा मामला तो होता नहीं है। ऐसे में यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करके एक मैसेज देश भर के जजों को भी भेजना चाहिए कि वो अगर इस तरीके के मामले में फंसेंगे तो फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है। और कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी एक तरीके से ये क्लियर कट होना चाहिए कि कोर्ट भी अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकता, वरना देश के युवाओं को कॉकरोच तो कोर्ट से ही बोला गया था। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि देश में आंदोलन भी तभी से शुरू हुआ है और एक नए तरीके का सिस्टम देखने को मिल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर दोस्तों कई सारे सवाल बीजेपी के लोग खड़ा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने देश के अंदर एक अलग ही तरीके का युवाओं के बीच में कनेक्ट बना रखा है। दोस्तों राहुल गांधी जब संविधान की कॉपी लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के साथ खड़ा हूं, तो राहुल गांधी के इतना कहते ही संविधान की कॉपी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर वायरल हो जाती है। दोस्तों सब लोग संविधान की ये कॉपी मंगवाना शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी एक नए तरीके के पिंक कलर के यानी गुलाबी कलर के शर्ट में नजर आए। दोस्तों ये पिंक कलर का जो शर्ट है अब ये काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय और लोगों के बीच में खरीदारी का विषय बन चुका है। यानी प्रयागराज के अंदर हुए तीसरे छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पिंक कलर का गुलाबी कलर का शर्ट पहनकर आए थे, जिसको लेकर अब खरीदारी जमकर चल रही है। दोस्तों ऐसे में राहुल लुक मेंस शर्ट नाम से भी कई जगह कई प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है। लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक ये खरीद चुके हैं। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी देश के अंदर ट्रेंड सेट कर रहे हैं। दोस्तों इसमें राहुल गांधी की जमकर तारीफ की जानी चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश में हर तरीके के धार्मिक ज्ञान हो या फिर राजनीतिक ज्ञान हो, केवल बीजेपी और उसके सहयोगी दल को ही ये सारी बातें आती है। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिस पर इनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। संजय निषाद कहते हैं कि बिना प्याज और लहसुन के जो मछली होता है उसको शाकाहारी कहा जाता है, यानी मछली एक वेजिटेरियन ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसे प्याज और लहसुन के साथ में नहीं खाया जाना चाहिए। अगर प्याज लहसुन के साथ में नहीं खाएंगे तो मछली भी नॉन वेज नहीं बल्कि वेज हो जाएगा। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है। दोस्तों आईपी सिंह के समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता बोलते हुए कि सबसे पहले मठ मंदिरों और संघियों को आरएसएस मुख्यालय नागपुर फिर से शाकाहारी सप्लाई शुरू करो। निषाद जी सीएम आवास लखनऊ में बाबा जी का शाकाहारी जायका बढ़ाइए। देर किस बात का है, आप योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है आपके लिए। तो एक तरीके से दोस्तों कुछ भी आकर बोलते हैं बीजेपी के मंत्री और कुतर्क वाली बातें बोलते हैं केवल इसलिए ताकि मीडिया के अंदर अटेंशन मिलता रहे। अगर आप भी मानते हैं कि संजय निषाद की पार्टी अपने समाज के बीच में काफी ज्यादा विरोध झेल रही है, क्योंकि समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि आपने कहा था कि हम आपको एससी रिजर्वेशन दिलवाएंगे यानी एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिलवाएंगे, लेकिन आप वो नहीं कर पाए और उसके बाद अब इस तरीके की बेफिजूल की बातें कर रहे हो और बीजेपी के साथ गलबैया कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं निषाद समाज बड़ी संख्या में पलटी मारने की तैयारी में बैठा हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ
FCRA कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विपक्ष की चर्चा से पहले ही बिल को JPC में भेज दिया, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। जबकि बीजेपी के नेता किरण रिजिजू कहते हैं कि अगर मुझे कोई FCRA में ये दिखाए कि कहां पर ऐसा लिखा हुआ है जो ये माइनॉरिटी के खिलाफ है, यानी देश के अल्पसंख्यक क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ FCRA कानून है, ये कहां लिखा हुआ है, कानून के अंदर किस पॉइंट पर है, ये मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं। यानी वो विपक्ष को चुनौती दे रहे थे। दोस्तों विपक्ष ने सवाल उठाना ही शुरू किया था, लेकिन उससे पहले ही JPC को भेज दिया गया। तो अगर बीजेपी के नेता को लग रहा था कि इसमें कुछ भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नहीं है, तो उनको इस मामले पर थोड़ी चर्चा करानी चाहिए थी। लेकिन ना तो अमित शाह इस बिल को पेश करने के लिए आए, ना इस पर कोई चर्चा हुई, तुरंत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है जब सरकार चाहती थी कि हमारे संसद के अंदर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के लोग चाहते थे कि संसद के अंदर चर्चा ना हो। और ऐसा सोच पाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन यही हुआ है। देश की संसद को नहीं चलने दिया गया। मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया, ये साफ तौर पर जानबूझकर किया गया। ऐसे में दोस्तों पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों की जो पूरी सरकार है, चाहे किरण रिजिजू हो या अमित शाह हो, सबके सब केवल एक ही बात तोते की तरह रट रहे हैं कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर कौन से मुद्दे पर आप लोग चर्चा करने को तैयार है। क्या आप इस बात को बताएंगे कि किसने आदेश दिया था हमारे देश के छात्रों के ऊपर हमला करने का, और इस बात का जवाब कौन देगा? और क्या ये इस बात को लेकर चर्चा करने को तैयार है कि राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला सामने आया, क्या मोदी की माफी को लेकर चर्चा कराने को तैयार है? बिल्कुल नहीं है। ये सब बिल्कुल फालतू की बातें बोल रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि किरण रिजिजू एक टाइम में ऐसे नेता के तौर पर माने जाते थे दोस्तों, जो बोलते थे तो लोगों को लगता था कि सही सोच समझकर बोल रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से अब वो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर विपक्ष के साथ बातचीत करने के नाम पर बाद में विपक्ष पर ही निशाना साधते हैं, कहीं ना कहीं अब उनका भी विश्वास विपक्ष के ऊपर रहा नहीं है, ना विपक्ष का उनके ऊपर रहा है। तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सारी फंडिंग सिर्फ RSS को मिले, यानी FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तंज कसा है दोस्तों। यानी बीजेपी और RSS वाले ये नहीं बताते कि उनको पैसा मिल कहां से रहा है। उन्होंने कहा कि RSS NGO है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है। RSS के पास दिल्ली के हर जिले में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसका ऑडिट नहीं होता है। जो भी RSS से जुड़ा नहीं है उसका गला घोट दिया जाएगा और वे लाइसेंस रद्द करेंगे, जैसा कि हमने कई स्थानों पर देखा है। उन्होंने कहा कि संगठनों की संपत्ति, कैश और पैसे का कब्जा करने और जमीन हड़पने का एक और तरीका है। हमने एक मत होकर कहा था कि इस बिल को वापस लिया जाएगा। हम बोलना चाहते थे, उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश के अंदर RSS को ही केवल अपनी फंडिंग को छुपाने का अधिकार नहीं है, बल्कि देश के अंदर कई सारे ऐसे कानून भी है जहां पर बदलाव किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज जो देखने को मिल रही है वो ये कि विपक्ष की एक एक पार्टी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही है। FCRA बिल पर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को घेर रखा है, जो एकदम सही बात है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कई दिनों के बाद दिखाई देते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि विपक्ष का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है, यानी विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सप्ताह के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत की बात कर रही है। हमने कानून में बदलाव भी किया, जिसकी बहस के दौरान आप देखें तो एक भी विपक्षी सदस्य ने इस विषय पर बातचीत नहीं की। कुल मिलाकर दोस्तों अभी जो E20 का मामला होगा और किसानों से जुड़ा मामला होगा, ये तो मुद्दे है ही है। एक और मुद्दा है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, वो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील का है, और ये ट्रेड डील पीयूष गोयल करवा रहे हैं। तो आने वाले दिनों पीयूष गोयल के लिए भी इतना अच्छा नहीं होने वाला है। उनको भी समझना चाहिए कि धीरे धीरे करके देश की जनता बड़ी मांग कर रही है और वो यहाँ तक कि दफ्तर तक घुस जा रही है, जो अपने आप में एक मैसेजिंग है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है छात्रों के बीच में। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने रचनात्मक कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित अधिवेशन के पहले दिन अतिथि ने अपनी बातें रखी और सुझाव दिए, और कई सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगर दिए गए सुझावों पर काम किया गया तो हम एक अच्छे संगठन का निर्माण जरूर कर पाएंगे। बेहद खुशी की बात है कि सत्र के दौरान हमारी अपेक्षा से करीब यानी 800 लोग पहुंचे हैं, यानी 400 की उम्मीद की जा रही थी और लगभग डबल लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मावलकर हॉल में 12 बजे शुरू होगा। 12:30 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उद्घाटन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी 3 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों से संवाद करेंगे। संदीप दीक्षित के द्वारा बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव लोगों को साथ में जोड़े, यानी कांग्रेस पार्टी रचनात्मकता की तरफ आगे बढ़ रही है। साथ साथ
कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा राज्यसभा के सांसद से पूछा गया कि आप लोग संसद की कार्रवाई क्यों नहीं चलने दे रहे, तो इस पर पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए राजदीप सरदेसाई को कहा कि पिछले 21 दिनों में गोदी मीडिया उम्मीद भरी नजरों से बोलता रहा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करुण अर्जुन आएंगे, लेकिन संसद सत्र में ना करण दिखाई दिए ना अर्जुन दिखाई दिए। यानी मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए करण अर्जुन की अनुपस्थिति को लेकर सवाल खड़ा किया कांग्रेस पार्टी के सांसद पवन खेड़ा ने। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पवन खेड़ा जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, और एक बार फिर से कंगना रनौत मीडिया के सामने आती है दोस्तों, और फिर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहती है कि राहुल गांधी की जो माता है, जो मम्मी है, वो इटालियन है, यानी इटली से आई हुई है सोनिया गांधी, और उनको चेहरा बना दिया गया है विपक्ष का। अगर सोनिया गांधी जी नहीं होती तो राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा नहीं बन पाते। इसके बाद कंगना रनौत का देश के अलग अलग विषय को लेकर अलग तरीके से है दोस्तों, यानी कहने का मतलब कंगना रनौत आकर बयान देती है और उस बयान में कुछ उल्टा ना हो, ये हो ही नहीं सकता, और अब राहुल गांधी को टारगेट करते हुए बयान दे रही है। आप लोग इस पर जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें सरकार है कि भानुमति का पिटारा। एक कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी अपने बारे में सोशल मीडिया पर डीप फेक कंटेंट की शिकायत टेक्नोलॉजी और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिकायत की बजाय कोर्ट पहुंच जाते हैं और पिटीशन में लिखते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 का जिम्मा हरदीपुरी का है, उनका नहीं है। बात तो सही है, पर तालियां कौन बटोर रहा है? तालियां तो खुद गडकरी बटोर रहे हैं, और गडकरी अपने रोड मिनिस्ट्री से ज्यादा एथेनॉल की मिनिस्ट्री को लेकर उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।